और अब खबरें तफसील से। राज्यसभा के 19 अरकान को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इनमें मौसम नूर, एल यादव, वी सेवादासन, अबेर बिस्वास, सुष्मिता देव, शांता छेत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला, ए रहीम, कनीमुई, डॉक्टर शांतनु सेन, नदीमुल हक और डोला सेन राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट को ऐवान के वेल में घुसकर नारे लगाने पर मुअत्तल कर दिया गया है। ये जो तमाम नाम अभी हमने लिए, तमाम नाम शामिल हैं उन लोगों में जिन्हें मुअत्तल किया गया है। इससे पहले राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा हुआ, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने सख्ती का मुजाहरा करते हुए कहा कि ऐवान के वेल में नारे लगाने और तालियां बजाने वाले अरकान को बताना चाहता हूं कि यह ज़ाब्ते के खिलाफ है। माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। माननीय चेयरमैन ने हमारी दरख्वास्त को हाउस के वोट के लिए रखा और हाउस ने निर्णय लिया कि जो माननीय सदस्य हाउस को चलने नहीं दे रहे, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, उनको इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए। हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार अब चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। हम बताना चाहते हैं कैसे जीएसटी काउंसिल में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, केरल की कम्युनिस्ट पार्टीज, डीएमके, ये सभी पार्टीज ने, टीआरएस, ये सभी पार्टीज ने मिलके सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए उसके ऊपर भी सदन को नहीं चलने दे रहे। और मैं समझता हूं कि विपक्ष भाग रही है चर्चा से, क्योंकि वो समझ गई है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य था, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुए। और इस वक्त एक अहम खबर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड्स घोटाला मामले से जुड़ी खबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लीमेंट दायर किया गया है। इसमें एहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजनफर के नाम भी शामिल हैं। तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड्स घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई। और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लीमेंट दायर किया गया है। और इसमें कुछ और नाम भी शामिल हैं, और इनमें जो नाम शामिल हैं वो है एहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजनफर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, और ये कार्रवाई हुई है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से, यानी ईडी की जानिब से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लीमेंट दायर किया गया है। एहसान अहमद मिर्जा, मीर गजनफर, मीर मंजूर गजनफर के नाम भी इसमें शामिल हैं। अगली खबर, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछताछ जारी है। लंच ब्रेक से कबल ईडी ने सोनिया गांधी से 3 घंटों तक पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। सोनिया गांधी को समन के खिलाफ कांग्रेस लीडर सड़कों पर आज भी उतरे हैं। राहुल गांधी पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ पार्लियामेंट से विजय चौक के जानिब मार्च में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस लीडरों को रोकने की भी कोशिश की। तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी के कारकुनान सोनिया गांधी से जो ईडी की पूछताछ चल रही है, इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा भी कई मुल्क के कई शहरों में एहतजाज हुआ है
और जैसा कि बताया गया कि दिल्ली में खुद राहुल गांधी भी एक मार्च में, एहतजाजी मार्च में शामिल थे। दीगर सीनियर लीडरों के हमराह और इन तमाम लीडरों को, सीनियर लीडरों को, राहुल गांधी को भी डिटेन किया गया। गुजरात में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 28 अफराद की मौत हो गई है, जबकि कुछ की हालत नाजुक है। कई अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं, उनमें कुछ की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। मामला रोशनी में आने के बाद रियासती हुकूमत ने इस मामले में जांच का हुक्म दे दिया है। ख्याल रहे कि गुजरात में शराब बनाने, बेचने और पीने पर पाबंदी आयद है। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि ये हलाकतें जहरीली शराब पीने से नहीं बल्कि कीमियाई मादा पीने से हुई है। पुलिस ने 450 लीटर मिथाइल जब्त किया है और इस मामले में तहकीकात जारी है। अभी तक 15 अफराद को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। जैसे कि आप जानते हैं, कल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी तो उसमें इस तरह की माहिती थी कि कुछ लोगों ने कुछ केमिकल पदार्थ पिया है और जिस कारण से उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। तो इमीडिएटली हम लोगों ने एसपी अहमदाबाद रूरल और एसपी बोटाद को अलर्ट किया गया था और जब उन्होंने स्थल पर जाके इसकी चकासनी की, पूछपरछ की गई तो ऐसा मालूम पड़ा कि बोटाद तालुका का ये गांव है, नाभोई विस्तार, और गांव का नाम मैंने आपको बताया, रोजिंदा। तो वहां पर से ये केमिकल पिया है और इसकी केमिकल की असर हुई है और उस कारण से ये बना है। तो इसके लिए फिर रेंज आईजी भावनगर, रेंज आईजी अहमदाबाद सभी को एक्टिवेट किया गया, एटीएस को एक्टिवेट किया गया और 24 कलाक के अंदर इसका पूरा पर्दाफाश जो है वो किया गया है। अभी इसमें जो एनालिसिस निकला है वो ये है कि जयेश नाम का एक आदमी है जो अहमदाबाद में नारोल विस्तार में एक गोडाउन कीपर है। उसके पास वहां पर 600 लीटर ये मिथाइल अल्कोहल केमिकल था जो इंडस्ट्रियल यूज जिसका होता है। उसने अपने बुआ का लड़का है संजय भाई दिखा भाई, उसको ये मटेरियल प्रोवाइड किया था 22 तारीख को और वो संजय ने आगे उसमें से अलग अलग जगह पे बरवाला तालुका में अलग अलग लोगों को दिया था और ये जब लोगों ने पिया इसके पानी मिक्स करके तो उनके ऊपर असर हुई और वो फिर इसमें बोटाद जिला में और अहमदाबाद रूरल विस्तार में डेथ्स हुई हैं और अभी कुछ लोग जो हैं वो भावनगर विस्तार में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ अहमदाबाद में एडमिट हैं और इस तरह से ये गुना दाखिल करके अब इन सब लोगों को राउंड अप किया गया है। 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है और इसमें महदन शेख सभी लोगों को, मोटा भाग के लोगों को राउंड अप कर। गुजरात में मुबैना तौर पर जहरीली शराब से हुई अमवात पर अब सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात हुकूमत पर इन हलाकतों को लेकर तनकीद की है। एक दिल दहलाने वाली खबर आई कि 28 लोगों की मृत्यु अवैध शराब पीने के कारण हो गई। ऐसी खबरें गुजरात से हर कुछ महीनों में आती रहती हैं। कई बार वहां पे एसआईटी बनी, लेकिन उसके बावजूद गुजरात में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में अवैध शराब बहुत आसानी से मिलती है। तो इतना बड़ा अवैध शराब का धंधा बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं चल सकता है। कैसे? क्या पुलिस को पता नहीं है? क्या नेताओं को पता नहीं है? जिस गांव में 28 लोगों की मृत्यु हुई है, वहां के सरपंच ने कुछ महीने पहले गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिखी, लोकल थाने को चिट्ठी लिखी कि हमारे यहाँ अवैध शराब बिक रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये लाखों करोड़ का धंधा है अवैध शराब का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मुलजिम आशीष मिश्रा को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया तशद्दुद केस में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। यानी आशीष मिश्रा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। ख्याल किया जा रहा था कि उन्हें कुछ शराइत के साथ
जमानत दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे कबल इस मामले की समाअत 15 जुलाई को हुई थी, जब अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। बडगाम में पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुलाजमीन ने श्रीनगर बडगाम रोड को ब्लॉक कर दिया। पीएम पैकेज मुलाजमीन का कहना है कि वो खुद को कश्मीर में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए। इन मुलाजमीन ने एससी रिजर्व जुमरे की ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी की तश्कील का हवाला देते हुए कहा कि पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। कल जो एलजी इंतजामिया की ओर से जो कमेटी गठित की गई है रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो जम्मू बेस्ड है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ, कश्मीरी पंडित्स के साथ या पीएम पैकेज के साथ। अगर उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसीज फ्रेम की जा रही है, हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं है? ये सिंपल बात है कि जम्मू के रिजर्व कैटेगरीज वोट बैंक है, उनके लिए आवाज जा सकती है, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज कहीं नहीं जाती है। ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है सरकार के लिए। हमने एक सिंगल पॉइंट डिमांड लोकेशन की रखी है। हमने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के मुताबिक देते हुए कहा है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को बिल्कुल मुमकिन किया जाए, लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। ये डिमांड पिछले 76 दिनों से हम कंटिन्यू हड़ताल पे हैं, अंदर टेंट पे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो हमारी राहुल भाई की जो शहीद हुए हैं और जो आज जो गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है कल, उसके अगेंस्ट हमारा ये है कि अगर रिजर्व कैटेगरी लिए ट्रांसफर पॉलिसी है, हमारे लिए क्यों नहीं? जो हमारे बलिदान हुए, हमारे शहीद जो लोग हुए हैं, उनके लिए क्यों नहीं ट्रांसफर पॉलिसी है? और गवर्नमेंट ने जो बातचीत करना जो बंद किया है, उसका क्या रीजन है? हमारी कॉलोनीज के अंदर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट जब कल ये पता चला कि ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई गई है हमारे भाइयों के लिए, जब उनके लिए वो बना सकती है तो वो हमारे लिए क्यों नहीं बना सकती? इस चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हमको बहुत ज़्यादा ही नाराजगी है एडमिनिस्ट्रेशन से। हम बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, बट उनसे आज हम नाराजगी प्रतीत कर रहे हैं, तभी हम आज सड़क पे आ गए हैं। शेखपुरा बडगाम में मुकीम जो कश्मीरी पंडित है, जो पीएम पैकेज के तहत यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर से एहतजाज किया है। जो ये रास्ता है श्रीनगर बडगाम रोड, इसे ब्लॉक किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ट्रैफिक जाम भी लग चुका है। ये लोग एक बार फिर से सड़क पे आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इंतजामिया पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल ये एहतजाज इसलिए है, जो सरकार ने कल जम्मू बेस्ड जो एससी रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की है, तो इन लोगों का कहना है कि वो लगातार 75 दिनों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें ट्रांसफर किया जाए। उन लोगों का कहना है कि अगर जम्मू बेस्ड जो एससी रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है, तो इनके लिए ये पॉलिसी क्यों नहीं है? उन्होंने एक बार फिर से जो इंतजाम है उसके खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि लगातार उनके साथ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक वादे वफा नहीं हुए हैं। उन लोगों ने एक बार फिर से सरकार से अपील की है कि जो पॉलिसी जम्मू बेस्ड एससी रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए बनाई है, यही पॉलिसी इनके लिए भी बनाई जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए शेखपुरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खबरनामा। जम्मू डिवीजन में आज करगिल विजय दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में बलिदान स्तंभ जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। फौजी अफसरों और साबिक फौजियों ने 1999 में करगिल में दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों और अफसरों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर जम्मू के शहरियों की बड़ी तादाद भी करगिल जंग के हीरोज को याद करने के लिए मौजूद थी। मुक़र्रिरीन ने फौज के बहादुर जवानों के किरदार पर रोशनी डाली, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने पर मजबूर किया। इस मौके पर करगिल जंग के दौरान जख्मी होने वाले फौजी जवानों को एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम विशेष तौर पर जंग के उन घायलों के लिए किया गया जो कि स्पेशली एबल्ड हो गए और किसी न किसी ऐसे घाव पर जख्मी हुए जिससे उनका शरीर पूर्ण रूप से दोबारा कभी स्वस्थ नहीं हो सका। उनका योगदान मैं समझता हूँ शहीदों के बराबर ही है। शहीद एक बार शहीद होता है, मुक्ति हो जाती है। ये लोग अपने शरीर की उस कमी को सारा जीवन जीते रहते हैं। 5 सैनिकों को जिन्होंने युद्ध में दुश्मन के साथ लड़ते हुए गोली खाई है, उनको हमने बुला के और उनको हमने सम्मानित किया है। ये हम देशभक्ति का जज्बा हर देशवासी के दिल में जगाना चाहते हैं, ताकि वो जब भी हमारा नियर फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट होता है और जिस प्रकार से पहले हमारे सिविलियन करते रहे हैं, कंधे से कंधा जोड़ के आर्मी के साथ में मिलके ये दुश्मन को नेस्तानाबूद करेंगे। करगिल विजय दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में भी करगिल के शहीदों को याद करके इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। करगिल विजय दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद भोपाल शौर्य स्मारक पर किया गया। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, आर्मी के जवान और दूसरी अहम शख्सियात ने शौर्य स्मारक पहुंचकर करगिल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने करगिल के शहीदों को याद करते हुए साबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कुर्बानियों को भी याद किया। लेकिन इस कठिन लड़ाई में जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया, हमारी आर्मी, हमारे एयरफोर्स, वो दुनिया के इतिहास में अद्भुत है, अभूतपूर्व है। पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए, घुसपैठिए खदेड़ दिए गए और आज के दिन ही कारगिल विजय हमने पूरी तरह से प्राप्त की थी। आज अटल जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो इस पूरे अभियान को देख रहे थे।
हिंदुस्तानी फौज चीन को हर किस्म का जवाब देने के लिए तैयार है, ये कहना है रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर दिवाकरन पद्मा कुमार पिल्लई का। इनके मुताबिक पहले के हालात अलग थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और हिंदुस्तानी फौज पूरी तरह से चीन को सरहद पर खदेड़ सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड कर्नल डीपी के पिल्लई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कारगिल युद्ध में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, अगर चीन कोई हिमाकत करता है तो किस तरीके से हम लोग तैयार हैं? हम तो तैयार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई भी देश, कोई भी दुनिया में कोई भी देश हो, मगर उनमें वो हिम्मत होगी कि नहीं, वो है सवाल। मीन्स जिस तरह से 1950 में उन्होंने किया था, 1960 के बाद जो कर रहे हैं, आज की तारीख में जो हम लोग उनको जवाब दे रहे हैं, उनको मालूम है कि वो इंडिया, वो जो 1962 का इंडिया है या जो पहले देखा गया, वो इंडिया है नहीं, और उनको जवाब दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कई तरीके से कई लेवल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक ज़माना था जब हम लोग बोलते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना हमारा डिफेंस है, और अभी जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और जिस तरह से ट्रूप्स को खड़े किए गए वहाँ पे, वो तारीफ के काबिल है। चीन की गतिविधियां सीमा पर बढ़ गई हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और अगर हम सेना की बात करें तो वो कितनी तैयार है इस चीज़ को लेकर? हम तैयार हैं, जैसे मैंने बताया, हम तैयार हैं। और हमारे जो पहले 62 में हम लोग सेक्शंस एंड कंपनी लेवल है, आजकल डिविजन एंड कोर्स फेस कर रहे हैं चीन को। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप हो सकता है, और आपको ये मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री में जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था, उनका सप्लाई हिंदुस्तान ने दिया था यहाँ पे। हम लोग ने उनको चावल और उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है। जो गतिविधियां सीमा पे बढ़ी हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपके नजरिए से क्या है? और अगली खबर, गाजियाबाद में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 कांवड़ियों की मौत हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में इस पर सवार 3 सवार शदीद जख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। तीनों का ताल्लुक दिल्ली त्रिलोकपुरी से है। इनकी शनाख्त प्रिंस, जमशेद और राहुल की हैसियत से की गई है। जा रहे राहुल और जमशेद की दुखद मौत हो गई। राहुल के पिता कमलेश हमारे साथ हैं। कैसे गए थे और किस तरीके से यह हादसा हुआ? किस तरह की आप लोगों को सूचना मिली है अभी तक? अभी तक हमें सूचना ये मिली, ये सब यहाँ से गए, ठीक ठाक वहाँ पहुँच गए, कांवड़ लेके वापसी आ रहे थे। ये मसूरी और डासना जो लाल कुआं है, उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ इनका। ये 3 लड़के थे। तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया सुबह 6 बजे करीब, बड़े लड़के के पास। तो उसके बाद हम वहाँ थाने गए। थाने पे उन्होंने सब लिखा पड़ी, एड्रेस वगैरह सब वो करके फिर वो कोटेज दिखाने के लिए बच्चों को ले गए, जहाँ एक्सीडेंट हुआ दुर्घटना स्थल पर लेके गए। वहाँ कोटेज दिखाया तो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ का तो नहीं आ रहा, ये दूर का कैमरा था तो दूर का दिखा रहे थे। कितना बड़ा ग्रुप गया था यहाँ से और कैसे गए थे ये लोग? किस तरीके से वहाँ गए थे, फिर वापस आ रहे थे? यहाँ से तो 15 लड़के हमारे इधर के थे, और भी लड़के करीब 6-7 लड़के, और टोटल 22 लड़के टोटल थे, जिसमें ये 19 लड़के मेरठ तक। तो ये पूरे 22 के 22 आए हैं। मेरठ से जब आगे चले हैं, वहाँ जाम लगा हुआ था, जाम लगने से ये वहाँ आगे पीछे हो गए, बिछड़ गए। तो ये 3